नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब इंसानी दिमाग में चिप लग पाएगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा हो पाएगा। न्यूरालिंक नाम की इस चिप और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी मदद से दिव्यांग व्यक्ति भी किसी काम को आसानी से कर सकेगा। जानवरों के बाद इंसान पर इसका सफल परीक्षण हुआ है। ये काम कर दिखाया है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये पूरा नया सिस्टम क्या है। ब्रेन में चिप, ऐसा लगता था कि किसी सपनों की दुनिया में बात हो रही है या भविष्य की किसी दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में तब्दील हो चुका है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी अभी बाकी हैं। क्या ये पूरी तरह से सेफ है? क्या अब ये कहा जा सकता है कि दुनिया में हर जगह अब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है, या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं दिमाग में, इंसानी दिमाग में चिप को लेकर? पूरी कहानी आपको बताएंगे, करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। पहले अब तक आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में इंसानी दिमाग में चिप लगते देखा सुना होगा, लेकिन ये फिल्मी कहानी आने वाले दिनों में हकीकत में बदलने वाली है। अब इंसानी दिमाग में ऐसा चिप लग सकेगा जो दिमाग की फिजियोलॉजिकल और नर्वस गतिविधियों को रीड कर सकेगा। पिछले साल अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी मिलने के बाद इंसानों में इसके शुरुआती परीक्षण सफल साबित हुए हैं। जानवरों पर इसका परीक्षण पहले ही हो चुका है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इस काम को अंजाम दिया है। इन चिप की मदद से ऐसे दिव्यांग लोग जो चल फिर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकेगा। पहले न्यूरालिंक को समझते हैं। दरअसल 2016 में एलन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ न्यूरालिंक की शुरुआत की थी। इसका मकसद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI तैयार करना था। इस डिवाइस को न्यूरालिंक नाम दिया गया। न्यूरालिंक चिप सिक्के के आकार की है। इसका इस्तेमाल ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसे सर्जरी करके इंसान के दिमाग में डाला जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ से जोड़ सकती है। यानी एक ऐसी चिप जिससे लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी आसानी से अपने रोजमर्रा के काम करने में काफी हद तक सक्षम होंगे। न्यूरालिंक आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस की दुनिया को बदल कर रख देगा। दरअसल न्यूरालिंक चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार होंगे। एक तार इंसान के बाल के मुकाबले 20 गुना पतला होगा। इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो दिमाग की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। इस चिप में जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस डाटा के रिसर्च के आधार पर आगे इस पर R&D के और भी काम होंगे। न्यूरालिंक के परीक्षण के उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। इससे मानव शरीर में न्यूरॉन स्पाइक का पता चलने की उम्मीद और बढ़ी है। दरअसल न्यूरॉन स्पाइक वो सिग्नल होता है जिससे न्यूरॉन आपस में संपर्क साधते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। ये भी कहा जा रहा है कि चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसी डिवाइस पर भी ट्रांसमिट किया जा सकेगा। फिलहाल तो इस फील्ड में सिंक्रोन, पैराड्रोमिक्स, ब्लैक रॉक न्यूरोटेक और बायोस जैसी कंपनियां भी रिसर्च के काम में लगी हुई हैं। इनमें बायोस न्यूरल डिसऑर्डर्स के निदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर काम कर रही है। यानी आने वाले दिनों में ब्रेन को रीड करने में, कमांड देने में और उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को समझने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का, हेड है न्यूरोलॉजी एम्स में। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रिमझिम अग्रवाल, को फाउंडर एंड CTO ब्रेन साइट AI की। रिमझिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरनीत सिंह साहनी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहनी आपका हमारी चर्चा में। मैं रिमझिम अग्रवाल आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। थोड़ा समझाएं कि ये क्या है एग्जैक्टली। जैसा हमने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक भविष्य की दुनिया में हम ब्रेन्स के अंदर चिप्स के जो फिक्शंस देखा करते थे वो अब हमारे सामने रियलिटी है। बट ये हुआ कैसे और एग्जैक्टली हुआ क्या है? आपने तो देखा ही होगा अभी सारी जो इमेजेस, जो पिक्चर्स आ रही हैं न्यूरालिंक से, वो एक छोटी सी चिप है जो कि मोटर कॉर्टेक्स, जहाँ पे काम जो हम बॉडी में एक्टिविटी करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो जहाँ होती है दिमाग में, उस एरिया में ये चिप
एंटर होती है और ये उसके सिग्नल्स कैप्चर करती है। वो सिग्नल्स को ये लेने के बाद अगर कोई एक्चुअली में पैरालाइज्ड है तो ये सिग्नल्स यूज़ कर सकते हैं। वो पैरालाइज काम नहीं कर सकते तो वो कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए, शायद पेंटिंग बनाने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे अलग-अलग काम करने के लिए ये यूज़ करते हैं उस सिग्नल्स को यूज़ करके। सो इसका और भी बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल होगा और इसके और भी फ़ायदे हो सकते हैं फ्यूचर में। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद पता चलेगा कि और किन-किन तरह से ये यूज़ हो सकता है। एब्सोल्युटली, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं इसमें। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, क्या वाकई में इम्प्लांटिंग अ चिप इन अ ह्यूमन ब्रेन अपने आप में सिरहन पैदा कर देने वाला लगता है जब हम बात करते हैं इस बारे में? सेफ है मैम ये? देखिए, ऐसा है जब कोई भी चीज ऐसी की जाती है तो पूरी दौर से जो स्टेराइल प्रोसीजर है या फिर जो सेफ प्रोसीजर है वो अपनाई जाती है। ब्रेन में कुछ इम्प्लांट करना ये नई चीज नहीं है। इम्प्लांट्स जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये तो हो ही रहे हैं पार्किंसंस डिजीज के लिए। इसके अलावा एपिलेप्सी के लिए भी एक रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन है जिसमें एक चिप ब्रेन में अंदर रखी जाती है जो दौरों को डिटेक्ट करती है, फिर उसको जैप करती है, बंद करती है। तो दिस इज ऑलरेडी देयर। बट न्यूरालिंक और जो अभी जो ये किया जा रहा है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है क्योंकि ब्रेन में डैमेज है, जैसे लकवा है या आंखों की रोशनी ब्रेन की वजह से गई है, जैसे अंधापन है ब्रेन की वजह से जिसको हम कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या बोल नहीं पा रहा है लकवा जो बोलते हैं, जो ब्रोकाज एरिया होती है उसमें हुआ है, स्पीच एरिया में, तो ये डिवाइस अगर वहां इम्प्लांट होगी उस जगह में और उस जगह के आसपास के सिग्नल कैप्चर करके वापस भेजेगी वायरलेसली और उससे वो ट्रांसमिट होके फिर वो कन्वर्ट होंगे इनटू सम काइंड ऑफ स्पीच और सम काइंड ऑफ एक्शन। So this is something which all neurologists have been dreaming of because neurological damage जब होता है तो उसका रिपेयर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अगर साइंस से अगर हम एक अपाहिज जो एक साइड में वीकनेस आ रही है या आ चुकी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस एक्शन में, इट इज गोइंग टू बी अ मिरेकल क्योर फॉर और कंट्रोल फॉर द पेशेंट। पर इसमें अभी ये पहली सीढ़ी है, इसके बाद बहुत सारी सीढ़ियां चलनी है और मैं कहूंगी कि जो ये स्टेप न्यूरालिंक ने लिया है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और धीरे धीरे साइंस, डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स हैं उनका जो मैं बोलूंगी एक तरफ से मिलाव है कि ये मिलके ऐसी डिवाइसेस पे ध्यान दे रहे हैं जिससे मरीज की जो इनकैपेसिटी है या डिसेबिलिटी है वो एबिलिटी में बदले, वो बहुत ही एक अच्छी चीज होगी। एब्सोल्युटली, आपने लेकिन कहा कि अभी ये शुरुआत है और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन डॉक्टर साहनी, रिमझिम का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इन्होंने इस पे लिखा है थॉट्स कैन बिकम एक्शंस नाउ। ये अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी लग रहा है। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है सर ये, और इस पे हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर ये आगे बढ़ा, सक्सेसफुल हुआ, रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हुई, एक्सेप्टेबिलिटी इसको मिली, एक्सेप्टेंस मिली, तो हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं अब? अच्छा, देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन एकदम ही अप्रोप्रिएट, एकदम ही सही है। लेकिन हमें ये देखना है, ये जानना है कि ये जो प्रोसीजर है ये क्या ये बहुत नया है? नहीं, इसे बोलते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन। तो हम न्यूरो मॉड्यूलेशन बहुत सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हम करते हैं, तो फंक्शनल न्यूरोसर्जरी में आता है और मैं फंक्शनल न्यूरोसर्जन हूँ। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस डिजीज़ के लिए, बाकी ट्रेमर्स के लिए, ये सब के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम इम्प्लांट डालते हैं ब्रेन के अंदर। साथ तो बीच में कुछ सालों पहले ब्रेन गेट करके कंपनी ने यही न्यूरल इंटरफेस किया था, जिसमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस किया था ना। इसमें क्या किया था उन्होंने,
उन्होंने ब्रेन के अंदर चिप डाली थी, लेकिन उसको बाहर से कनेक्ट रखा था, तो वो वायर जाती और उसी तरह से जिस तरह से अभी ये बताया गया है, उसी तरह से उसके वीडियोस बाहर निकले थे कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट जो जिसके हाथ और पैर दोनों ही पैरालाइज्ड है, वो सोच के ज़रिए, रोबोटिक आर्म के ज़रिए अपना काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज में था और ये उसका आगे का वर्जन है। सो ये जो न्यूरालिंक ने किया है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। और साथ में इसी के लाइन पे जब आप भी आगे चलेंगे, जो पहले से ये थॉट चलता आ रहा है कि जो पैरालाइज्ड पेशेंट है उसके लिए ज़िंदगी तो ख़त्म जैसी हो जाती है, लेकिन ये एक है जो होप देगा, ये है जिससे आगे बात बदलेगी और हम इन लोगों का जिनके पास होप नहीं है उनको कुछ होप आ सकता है और आगे ये चीज़ हो सकती है। एब्सोल्युटली। और खुद इलॉन मस्क ने कहा है कि जो पहला न्यूरालिंक प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा टेलीपैथी, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए होगा दोज हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू यूज देयर लिम्स। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि इमेजिन कीजिए स्टीफन हॉकिंग्स अगर कम्युनिकेट कर पाते टाइपिस्ट की स्पीड से ज़्यादा। तो हम देख पा रहे हैं कि फ्यूचर कहाँ है, लेकिन ये बात तय है जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन हमारा हुआ है कि ये कोई नया साइंस का इजाद नहीं है, पहले भी इस तरह के इंटरवेंशंस होते रहे हैं। हाँ, एक मेजर ब्रेक थ्रू इसे ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारी पड़ाव बाकी हैं, ख़ास तौर से इसकी एक्सेप्टेंस और रेगुलेटरी जो प्रोसीजर्स हैं उनके क्लियरेंस में। तो इंसानी दिमाग में चिप फिट करके बेटर ह्यूमन कैपेबिलिटी को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। हालांकि आप हमसे पूछें कि क्या ये पहली बार हुआ है, तो जैसा कि चर्चा के फर्स्ट हाफ में हमने सुना कि ये पहली बार नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की गिनती पूछेंगे जिनके ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट हुआ है, तो 42 ऐसे पूरे दुनिया में लोग हैं जिनके ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट हुआ है। 2016 में आपको बराक ओबामा के साथ फीस करते हुए एक शख्स भी याद होंगे जिनमें रोबोटिक हैंड जिनमें था और उनका भी कनेक्शन ब्रेन से था। तो ये चर्चा पहले से थी, लेकिन इलॉन मस्क को श्रेय जा रहा है कि ये दोबारा से उन्होंने इसको चर्चा में लाया है। ब्लैक रॉक और न्यूरोटेक और सिंक्रोन, ब्लैक रॉक, न्यूरोटेक और सिंक्रोन, ये इससे पहले कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से ये ठंडे बस्ते में चले गए थे। अब इलॉन मस्क ने दोबारा इसको सतह पर लाकर एक नई बहस छेड़ दी है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। रिमझिम, इसके रिस्क्स क्या क्या हैं और डेटा को लेकर किस तरह की मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे दुनिया में चर्चा इसकी हो रही है कि भाई डेटा, आपने भी हाईलाइट किया है कि इस डेटा को रेगुलेट कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं। रिस्क्स तो बहुत सारे हैं। आई होप कि जो कंपनी वाले हैं वो सोच रहे होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कहाँ कहाँ रिस्क हो सकते हैं और सारे वो मिटिगेट कर रहे होंगे। सबसे पहला रिस्क, आज हम मोबाइल डेटा से ही इतना डरते हैं एक दूसरे को देने से, स्कैम्स इतने सारे होते हैं। जब ब्रेन का डेटा बाहर निकलने लगेगा, अभी तो ये डिसेबिलिटीज के लिए हो रहा है, बट बाद में अगर जैसे कि मेमोरी डेटा और बहुत सारे अलग अलग किस्म के डेटा हो सकते हैं दिमाग से आने वाले, तो ये सारे डेटा जाएंगे कहाँ पे? अगर ये कंपनी के पास जा रहे हैं तो कंपनी इसे किस तरह से यूटिलाइज करेगी? आज हम मोबाइल में ये तक नहीं पढ़ते हैं कि हमारा जो नॉर्मल मोबाइल का डेटा है वो कैसे कैसे यूज हो रहा है। बाद में क्या हम ये पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन का डेटा किस किस तरह से यूज हो रहा है, दिमाग का डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास रहता है, कौन कैसे एनालाइज कर रहा है, और इससे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। ये बायो वेपन तो नहीं बन सकता या बन सकता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं इस रिस्क में, डेटा रिस्क में। हेल्थ रिस्क भी और हो सकती है, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ये अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो कि हेल्दी लोग हैं उन पे अगर ये लगने लग गया कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या ये अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर ये उनके लिए यूज होता है जो अभी बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है, बट जिनके लिए अभी हमको जरूरत नहीं है उनके लिए अगर ये यूज करते हैं, तो क्या इतनी बड़ी सर्जरी परफॉर्म करना जिसमें एक चिप ब्रेन में जाएगी, वो यूजफुल है उतनी? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है। रेगुलेशंस इंडिया में
वैसे ही थोड़े कम है। अगर हम एफडीए देखें, एफडीए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सीडीएससीओ से। तो कौन ये देखेगा कि एफडीए जितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंडिया में भी लागू होना चाहिए। इंडिया में Absolutely, लोग बहुत इजीली सारे चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, हाईली इन्वेजिव ये पूरा का पूरा सर्जिकल प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको सिद्धहस्त होना पड़ेगा। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, थोड़ा सा हमें बताएं मैम, क्योंकि एक स्टेटमेंट में ये भी सुन रहा हूँ, एलॉन मस्क के एक कंपनी के एक ऑफिसर है, वो कह रहे हैं कि साहब अगर रिस्क की बहुत ज़्यादा बात आई तो नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी भी हम ले आएंगे। पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा है कि बस ये मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप इंटरनेट पे कोई सर्च करते हैं, तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो चीज शायद ही आप न खरीदें, या आपने बस सेलेक्ट करके रखी है। अगले महीनों तक आपको वैसी सिमिलर चीजों का नोटिफिकेशन आता रहता है, और एक तरीके से आपको एक इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप उस चीज को खरीदें। तो ये एक अगर हम चिप डालेंगे ब्रेन में और वो ब्रेन के थॉट्स को पढ़ेगी, तो आइडिया लगेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोल दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बोला। एक्चुअली ये सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग जो हो जाती है हम लोगों की, हम एक बार गए तो बार बार वही चीज दिखाएगा। एक्चुअली ये एक तरह से ऑन अ लाइटर मोड, आई एम टेलिंग यू, एक तरह से ये नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है आपके चिप की। आप एक चिप बैठी है उनके सर्वर में, ऑलरेडी देयर इज somebody who is reading your thoughts, Absolutely. and also you know they're also playing around and influencing you already. So देखिए, हर टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, बहुत अच्छा यूज हो सकता है, और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी दोषी नहीं है, उसको जो चला रहा है या जो यूज कर रहा है, उसके मन में क्या मंशा है, या उसके मन में क्या विचार है, या क्या आइडियाज हैं उस टेक्नोलॉजी के पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फोन बैंकिंग है, फोन बैंकिंग बहुत अच्छी चीज है, पर कुछ लोग हैं जो फोन बैंकिंग को दूसरी तरीके से अकाउंट को हैक करने में यूज करते हैं या उसके पैसे निकालने में यूज करते हैं। तो हर टेक्नोलॉजी का उपयोग और दुरुपयोग करना इंसान के हाथ में है। Absolutely. अगर हम इसके रेगुलेशंस बहुत टाइट रखेंगे, जो कि मैं मानती हूँ नामुमकिन नहीं है। जैसे आप देखिए, स्टेम सेल्स में फीटल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत हद तक आप देखेंगे बहुत ही एक टाइट रेगुलेशन में रखा गया है। तो मॉनिटरिंग और टाइट रेगुलेशन आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डील। नॉट एवरीबडी कैन स्टार्ट डूइंग दिस, नॉट एवरीबडी कैन मैनिपुलेट द ब्रेन। So as long as we are using the technology with a good intent of improving the quality of patient's life, of improving their function, I think it is a very useful technology. So दोषी टेक्नोलॉजी नहीं है, दोषी हो सकते हैं जो इंसान है और उनके इरादे हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं, लेकिन इंसानों की फितरत में क्या है। अब खुद 2022 में एक इवेंट में डॉक्टर सानी, इलॉन मस्क ने कहा कि आपके दिमाग में अगर आईफोन 1 स्टक है तो आप चाहेंगे कि आईफोन 14 तक आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड लेकर जाएं, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि अगर एक बार चिप आ गई तो फिर उसके अपग्रेड्स भी आएंगे। अब अपग्रेड्स करने के लिए कितना लगेगा? जैसा वो कह रहे हैं, आईफोन 1 दिमाग में है और अवेलेबल है आईफोन 14, तो उसका दिमाग किस तरह सोच रहा होगा? तो ये मतलब इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे। बट ओवरऑल जो ह्यूमन फंक्शन को मोर ब्रॉडली अब इस तरह की टेक्नोलॉजी से एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है। कितना आश्वस्त हैं आप इस तरह की टेक्नोलॉजी से फ्यूचर के लिए, इंसानी ह्यूमन फंक्शन को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए? आपका सवाल एकदम ठीक था। मैं बहुत ज़्यादा ही आश्वस्त हूँ। कैसे है, हमें ये देखना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हम अभी पहले पहलू को ही नहीं देख पा रहे हैं। हमने यही नहीं देखा है कि ये टेक्नोलॉजी हमें किस हद तक बेहतर बना सकती है, किस हद तक ऐसी बीमारियां, ऐसी चीज़ें जिसे इंसान ठीक करने की सोच नहीं सकता। कितने सारे पेशेंट्स हैं मेरे जिनको पैरालिसिस हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते। तो अब मैं देख रहा हूँ
होप, मैं देख रहा हूँ ऐसी इच्छा उनमें कि ऐसा अगर चीज़ कुछ आ जाती है और अवेलेबल हो जाती है तो ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह से चेंज करेगी। हमें इन सारे पेशेंट्स जिन्होंने अपने ज़िंदगी एक तरह से खो दी है, वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकेंगे। और आपका जो पुराना क्वेश्चन था कि ये नॉन इन्वेजिव वे से हो सकता है कि नहीं, हाँ, जो अभी पहले जो हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इम्प्लांट डाल के करते थे, अभी मैग्नेटिक रेजोनेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड आया है जो नॉन इन्वेजिव है। वाओ। जो सीधा जाके उस जगह पे ये करेगा, ना कोई कट होता है, ना ब्रेन में ये करने की ज़रूरत पड़ती है, और उससे वहाँ पे जाके हमें जो चीज़ करनी है, जो हमको जो एक्स्ट्रा ट्रैक को बंद करना है, वो हो जाता है। एब्सोल्युटली। ये टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि इंसानी क्षमताओं को विस्तार देने के कितने सारे रास्ते अभी इजाद होने बाकी हैं, उनकी तो कल्पना की भी नहीं जा सकती। लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज हमें मिले हैं, ये बताते हैं कि फ्यूचर बहुत शानदार है इस तरह की टेक्नोलॉजी के यूज से, बशर्ते उसमें सही तरीके से रेगुलेटरी और बाकी जो चैलेंजेस की जो दिक्कतें हैं, जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको समाहित किया जाए अच्छे तरीके से, तो इंसान का फ्यूचर बेटर हो सकता है निरंतर। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, थैंक यू सो मच मैम। रिमझिम अग्रवाल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गुरमीत सिंह साहनी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।